गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं इसे पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं। पूर्व मध्यकाल, क्योंकि इसके बाद में मध्यकाल की शुरुआत होगी। जो मुस्लिम आक्रमण भारत में होंगे, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी, तो उस समय से हमारे यहाँ पे मध्यकाल शुरू हो जाता है। और उसके पूर्व का जो इतिहास कहलाता है वो कहलाता है पूर्व मध्यकाल। अब इसमें हमने प्रमुख वंश कौन कौन से पढ़ना है? राष्ट्रकूट वंश पढ़ लिया अपन ने, पल्लव, चोल, प्रतिहार और कौन सा है? चालुक्य। और कौन सा? चालुक्य। ये वंश हमें इसमें पढ़ना है। चोल वंश की यदि हम बात करें तो बड़ा लंबा शासनकाल इनका, 850 ईस्वी से धीरे धीरे करते हुए 1279 ईस्वी तक, मतलब पूर्व मध्यकाल से लेकर मध्यकाल तक इनका शासनकाल रहा है। काय के लिए प्रसिद्ध है चोल साम्राज्य? नीलम बताइए, चोल साम्राज्य काय के लिए प्रसिद्ध है? हाँ जी, काय के लिए? मोतियों के लिए। नहीं पता? आपको पता है चोल साम्राज्य काय के लिए प्रसिद्ध है? हाँ जी, स्थानीय प्रशासन के लिए। गुड, बहुत ही शानदार। भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक लॉर्ड रिपन तो कहते हैं, वो अंग्रेज थे। लेकिन यदि साम्राज्य के तौर पर स्थानीय प्रशासन यदि किसी का प्रसिद्ध है तो वो है चोल। वो है चोल। चोल अपने स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। एक ही हो गया। और काय के लिए प्रसिद्ध है? नौसेना के लिए। चोल साम्राज्य काय के लिए प्रसिद्ध है? अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध है। नौसेना के लिए प्रसिद्ध है। कल अपन ने पल्लव वंश पढ़ा और राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? धनकुट्र ने। कब? 752 ईस्वी में। और राजधानी कहाँ थी उसकी? मान्य के। मतलब यदि हम दक्षिण भारत के इतिहास में देखते तो महाराष्ट्र वाले पार्ट में ये साम्राज्य स्थापित था। अब पल्लव वंश, कल पढ़ा अपन हरि विष्णु नहीं, सिंह विष्णु। किसने स्थापना की थी? सिंह विष्णु ने इसकी स्थापना की थी। और राजधानी क्या थी? कांची। कांची का ऊपर तमिलनाडु। अब यहाँ तो कहीं चोल है नहीं, यहाँ कहीं चोल नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में कौन है? पल्लव। और ऊपर कौन है? राष्ट्रकूट। अब इनके सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे कवि। कौन? चोल। चोलों के बारे में हमने दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी में भी पढ़ा था। और वो कब की बात है? वो संगम काल की। और चोलों का एक प्रसिद्ध शासक था करिकाल। कौन था? करिकाल। जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बेहतर व्याख्या इसकी काय में की हुई है? PS1 PS2। क्या है PS1 PS2? हाँ बोलिए। घबराने की जरूरत नहीं है, शर्माने की भी जरूरत नहीं है। पीछे वाले बता सकते हैं। पोन्नियन सेल्वन 1 2 कोई मूवी आई थी? कोई मूवी आई थी क्या? PS1 PS2 ये मूवी है। और ये पूरे तमिल साम्राज्य का इसमें पूरी वंशावली दिखाई गई है। उसको भी हम इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसको भी हम मनोरंजन के तौर पर उसको भी देख सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से उसमें बताया गया है। मैंने भी देखी है, लेकिन थोड़ा समझना थोड़ा कठिन, लेकिन बहुत शानदार। तो करिकाल की बात करते हैं, करिकालन जिसे कहा जाता है। और ये मेरे ख्याल से संगम काल का सबसे श्रेष्ठ शासक, सबसे श्रेष्ठ शासक करिकाल। सिर्फ चोल वंश का नहीं, पूरे संगम काल का श्रेष्ठ शासक था करिकाल, ये चोल वंश का। लेकिन बीच में जो है फिर
तीसरी चौथी शताब्दी के बाद में कहीं कुछ उसका इतिहास मिलता ही नहीं, मतलब उस समय का इतिहास मिलता है, लेकिन उसके बाद में ऐसा नहीं कि ये रहे नहीं होंगे, कोई घटनाएं घटी नहीं होगी, घटा तो होगा, लेकिन हमारे पास में ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत कुछ भी उस समय के उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारे पास में जानकारी नहीं है। तो फिर इसकी स्थापना जो हुई है वो है 850 ईस्वी में। चोल साम्राज्य की जो स्थापना है, नए तौर पर जो स्थापना हुई है वो 850 ईस्वी में। और किसने की थी? विजयालय के द्वारा, विजयालय के द्वारा 850 ईस्वी में। तो अब सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि इससे पहले संगम काल में हमने चोल वंश पढ़ा, फिर 300-400 साल का गेप, और उसके बाद में फिर विजयालय आ जाते हैं। तो फिर हमें पता कैसे चलता है? पता कैसे चलता है? तो सीधी सी बात है, चोल वंश की जानकारी के स्रोत। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, चोल वंश की जानकारी के स्रोत। चोल साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। चोल वंश साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। अब कौन बताएगा? खुशी बताएगी। उत्तर नहीं पूछ रहा हूं मैं, ऐसा सामान्य सी चर्चा पूछ रहा हूं। क्या हो सकता है जानकारी के स्रोत? पहले भी पढ़ा कौन? हाँ, नौसेना हो सकती है। अब वो बच्चे हैं सैनिक हमारे पास में, वो बताते हैं कि मैं यहाँ ये राजा बना था, वहाँ वो राजा बना था, ऐसा वो बताएंगे क्या? नौसेना जी, कपास, कपास से कपड़ा बनता है, कागज नहीं। हाँ? क्या होते हैं स्रोत? अपन ने पढ़ा ना पहले भी। वो संगम काल में जो रचनाएं हुई है वो। मेरा नाम शंकर, मेरे पिताजी का नाम कृष्णा, उनके पिताजी का नाम श्री राम जी है ना, उसके पिताजी का नाम मुझे नहीं पता। तो जो राम जी महाराज ने जो लिखा होगा वो उन्होंने उनके पिता के बारे में लिखा होगा, उनके दादा के बारे में लिखा होगा, मेरे बारे में थोड़ी लिखा था। लिखा होगा क्या? नहीं। तो संगम काल में संगम काल की जानकारी मिलेगी या उससे पहले की जानकारी मिलेगी, उसके बाद की जानकारी नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल संगम कालीन स्रोत में तो ये जानकारी नहीं मिलेगी। मेरा सीधा सा क्वेश्चन था कि किसी भी वंश की जानकारी का स्रोत 3 प्रकार का हो सकता है, 2 ही प्रकार का हो सकता है। वैसे तो 2 ही प्रकार का होता है, एक होता है अभिलेखीय साक्ष्य और दूसरा साहित्यिक स्रोत। 2 ही हो सकता है। तीसरा हम बना सकते हैं विदेशी साहित्यिक स्रोत करके, यही होता है। तो जब भी कहीं स्रोत की बात करें तो ये 3 चीजें हमें लिखना है। ये तो शुरुआत से ही बताया ना मैंने, सामाजिक स्थिति में क्या लिखना है, राजनीतिक स्थिति में क्या लिखना है, आर्थिक स्थिति में क्या लिखना है, ये तो क्लियर कर दिए, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला है क्या? अभिलेखीय साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य अभिलेखीय साक्ष्य। और अभिलेखीय साक्ष्य में क्या आते हैं? यह पुरातात्विक साक्ष्य बोलेंगे इसे, पुरातात्विक साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य के स्थान पर और बेहतर शब्द है पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जो खुदाई में मिला है, जो भी खुदाई में मिला है। अब इसमें स्थापत्य कला हो सकती है या अभिलेख हो सकते हैं कोई जो पत्थरों पे इधर उधर लिखे हुए हैं, या फिर सिक्के हो सकते हैं, भवन हो सकता है जो दबे हुए हैं। क्लियर है? अभिलेखीय साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हम अभिलेखीय साक्ष्य पढ़ते हैं, और ये पढ़ते हैं उत्तर मेरूर अभिलेख। ये क्वेश्चन बना है, मेंस में बना है, उत्तर मेरूर अभिलेख। और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर मेरूर अभिलेख। और यह परांतक प्रथम का, परांतक प्रथम, परांतक प्रथम।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि चोल थे या नहीं थे। चोल वंश, चोल शब्द की सबसे पहली बार जानकारी हमें कहां मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख में। चोलों की उत्पत्ति, चोलों की उत्पत्ति एवं चोल शब्द का पहली बार प्रयोग। क्या? चोलों की उत्पत्ति एवं चोल शब्द का पहली बार प्रयोग। चोलों की उत्पत्ति एवं चोल शब्द का पहली बार प्रयोग कौन से अभिलेख में किया है? उत्तर मेरूर अभिलेख। और किसके समय का है ये? परांतक प्रथम के समय का है। स्थानीय प्रशासन की जानकारी, चोलों के स्थानीय प्रशासन की जानकारी, चोलों के स्थानीय प्रशासन की जानकारी, उत्तर मेरूर अभिलेख। अब इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उत्तर मेरूर अभिलेख आज भी नहीं, कल भी नहीं, 1 महीने बाद पूछूं तो भी याद रहना चाहिए। उत्तर मेरूर अभिलेख किसका है? परांतक प्रथम का है। इससे चोलों की उत्पत्ति, चोल शब्द की जानकारी एवं चोलों के स्थानीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। तिरुवलंगाडु अभिलेख दूसरा, तिरुवलंगाडु अभिलेख, तिरुवलंगाडु अभिलेख, तिरुवलंगाडु अभिलेख। और एक और है करंदय दानपत्र, करंदय दान पत्र, करंदय दान पत्र। ये दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों एक ही शासक से संबंधित है, वो है राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। क्या? तिरुवलंगाडु अभिलेख और करंदय दान पत्र। इसमें भी चोलों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। तिरुवेंदीपुरम, तिरुवेंदीपुरम अभिलेख, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। राजेंद्र तृतीय के समय का है। इसके बाद है मणि मंगलम अभिलेख, मणि मंगलम अभिलेख, नाम अच्छा लगता है, याद कर लेना इसको भी। यह है राजराज प्रथम, राजराज प्रथम, राज प्रथम। और एक और हमें पढ़ना है तक्कोलम अभिलेख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तक्कोलम अभिलेख, तक्कोलम अभिलेख। और यह है आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम, तक्कोलम अभिलेख। और इसमें सूर्य ग्रहण की जानकारी मिलती है, सूर्य ग्रहण की जानकारी, तक्कोलम अभिलेख, सूर्य ग्रहण की जानकारी। यह है चोलों के बारे में जानकारी के पुरातात्विक साक्ष्य। और उसमें पहले नंबर पर कौन सा? अभिलेखीय साक्ष्य। तो अभिलेखीय साक्ष्य में उत्तर मेरूर अभिलेख, ये परांतक प्रथम का है। ये जो महत्वपूर्ण है, चोलों की स्थानीय प्रशासन की जानकारी मिलती है, चोलों की उत्पत्ति और चोलों का स्थानीय प्रशासन। तिरुवलंगाडु अभिलेख, तिरुवलंगाडु अभिलेख, ये महत्वपूर्ण है काय के लिए? चोलों की उत्पत्ति के लिए।
चोलों की उत्पत्ति के लिए। फिर है महत्वपूर्ण ये मणिमंगलम अभिलेख राजराज प्रथम का, और तक्कोलम अभिलेख आदित्य प्रथम, और इससे सूर्य ग्रहण की जानकारी मिलती है। तो उससे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चोल काल में वैज्ञानिक प्रगति को स्पष्ट कीजिए, तो हमें यह लिखना पड़ेगा, कौन सा? तक्कोलम अभिलेख, जिसमें सूर्य ग्रहण की जानकारी मिलती है। अब मुद्रा, दूसरा साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य के बाद कौन सा आएगा? मुद्रा। पुरातात्विक, पुरातात्विक पढ़ रहे हैं अपन, पुरातात्विक। तो पुरातात्विक स्रोत में पहला आएगा अभिलेख और दूसरा कौन सा होगा? मुद्रा। मुद्रा, तो मुद्रा जो है उस समय जो मुद्रा थी उसे कहते थे वो काशु। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काशु। और ये क्या थी? एक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा। जैसे मौर्य काल में कार्शापन मिला है, वैसे यहाँ पर कौन सी मुद्रा थी? काशु। और किस प्रकार की मुद्रा थी? स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा। मुद्रा भांड, ये क्या होगा? मुद्रा भांड, मृद भांड नहीं है ये, मुद्रा भांड है, मुद्रा भांड। किसने बोला? आपने बोला, बड़ा अच्छा बोला। मुद्रा को रखने वाला पात्र है ना। मृद भांड क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन। तो ये मुद्रा भांड मतलब मुद्रा रखने वाला बर्तन, ठीक है। तो ऐसा एक खजाना मिलता है, खजाना है ना। पहले बोलते थे कि जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल गया, तो मतलब एक साथ में ऐसा कहीं मिला हुआ है कि ढेर सारा मुद्रा भंडार एक साथ में मिला है, वो चोलकालीन है। तो ये कहां पर मिला है? धोलेश्वर तमिलनाडु में। मुद्रा भांड कहां मिला है? धोलेश्वर तमिलनाडु में। धोलेश्वर तमिलनाडु में, धोलेश्वर तमिलनाडु। अब अपन ने संगम काल पढ़ा, 3 वंश पढ़े, चेर, चोल और पांड्य। चेर जो थे इनका राज चिन्ह धनुष, चोलों का बाघ और पांड्य का मछली कार। लेकिन यहाँ जो मुद्रा भांड मिला है, इसमें जो मुद्राएं मिली है उसमें तीनों चिन्ह थे, तीनों चिन्ह, धनुष भी है, मछली भी है और बाघ भी है। इससे क्या अनुमान लगाया जाए? से वो व्यापार करते थे। व्यापार करते थे, बहुत बढ़िया, ये भी हो सकता है, व्यापार करते थे और लड़े हुए एक दूसरे से, लड़े भी हो सकते, जीता, विजय प्राप्त की और उनके मुद्रा भंडार को इन्होंने कलेक्ट कर दिया। तो ये तो मिलता है उल्लेख कि इनके आपस में संघर्ष हुए हैं, क्लियर एकदम है। अब यह विवादित बात यह है कि जो चोल शासक थे, कल भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था मैंने, नटराज। नटराज की जो मूर्ति है वो चोलों की थी, नटराज है, नटराज शिव भक्त। तो कुल मिलाकर शिव भक्त थे। जो चोल शासक थे वो शिव भक्त थे, हैं? और पल्लव क्या थे? वैष्णव वाले थे और ये शिव भक्त थे। फिर भी इनकी जो मुद्रा है उसके ऊपर मुरलीधर अथवा विष्णु का चिन्ह मिला है, ये लिखेंगे इसे। तो इनकी मुद्रा पर बाघ, धनुष वो मछली का चिन्ह मिला है। चोल शासक शैव भक्त थे, फिर भी मुद्रा पर मुरलीधर यानी हम किसे बोलते हैं? कृष्ण को। और कृष्ण किनके अवतार है? विष्णु जी, मतलब वैष्णव धर्म के लिए। तो मुरलीधर अर्थात विष्णु जी के का चिन्ह मिला है। देखो हम साम्राज्य यदि बात करें तो मौर्य काल के बाद गुप्त काल,
गुप्त काल के बाद में सीधा आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल, मुगल काल के बाद आधुनिक काल। मतलब बीच का जो काल है वो उसका ज्यादा महत्व नहीं देते हम, इसका मतलब वो गरीबी का काल था। वो क्या था? गरीबी का काल था। कोई ऐसे उतनी बड़ी उन्नति उस काल में नहीं हुई थी। तो इस काल की भी बात करें तो ये जो काल है, यह मुद्रा की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। सोने की मुद्रा बहुत ही कम मिली, लिखेंगे इसे, मुद्रा की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। स्वर्ण मुद्रा बहुत ही कम मिली है, स्वर्ण मुद्रा बहुत ही कम मिली है। अब दूसरे नंबर का स्रोत पढ़ते हैं अपन, और वो दूसरे नंबर का कौन सा होगा? साहित्यिक। दूसरे नंबर का स्रोत होगा साहित्यिक। अब चूंकि ये जो प्रदेश है ये कहां पर है प्रिय? चोल मंडलम जिसे कहेंगे हम, ये कहां पर होगा? दक्षिण में होगा, कावेरी नदी के नीचे, कावेरी नदी से नीचे। कावेरी और पेन्ना और वेल्लार, तुंगभद्रा, इन नदियों के बीच का पार्ट है। तो भाषा कौन सी होगी यहाँ पे? तेलुगु। तो नाम भी कैसे होंगे हमारे लिए? कठिन होंगे। नाम याद करना हमारे लिए बड़े कठिन होंगे, तो इसको याद तो करना पड़ेगा लेकिन मिस्टर दवंडे जी। तो हम दो भागों में लिखेंगे साहित्यिक स्रोत को, साहित्यिक स्रोत। एक नंबर हम साहित्य का, और दूसरे नंबर पर क्या लिख लेंगे? उसकी रचना। 3-4 रचना लिखना है, ज्यादा कठिन नहीं है। जय गोंदार साहित्यकार का नाम है, जय गोंदार, जय गोंदार। और इसकी रचना है कलिंगतु पर्णी, कलिंगतु पर्णी, कलिंगतु पर्णी। जय गोंदार की रचना कलिंगतु पर्णी। रोमिकलार, रोमिकलार, और इनकी रचना है पेरिच पुराण, पेरिच पुराण, पेरिच पुराण, रोमिकलार की पेरिच पुराण। एक है बुद्ध मित्र, और इनकी रचना है बीरे सोलियम, बीरे सोलियम। और एक और शामिल कर सकते हैं, वो है महावंश। बौद्ध साहित्य है महावंश और दीपवंश, दीपवंश महावंश बौद्ध साहित्य की पुस्तक है। और इसमें काय की जानकारी मिलती है? सिंघल द्वीप की जानकारी मिलती है। पढ़ा ना कोई नहीं? सिंघल द्वीप की जानकारी मिलती है। सिंघल द्वीप मतलब श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत के कैसे संबंध थे? किन किन राजाओं ने, भारतीय राजाओं ने श्रीलंका पर चढ़ाई की, वहां अधिकार किया? किसने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया, किसने पूर्वी श्रीलंका पर अधिकार किया, श्रीलंका का तत्कालीन राजा कौन था? ये सारी जानकारी हमें दीपवंश महावंश से मिलती है। और इसका लेखक तो बौद्ध साहित्य लिखेंगे इसे। और लंका विजय की जानकारी, लंका विजय की जानकारी, दीपवंश महावंश ये बौद्ध ग्रंथ है जिससे लंका विजय की जानकारी मिलती है। अब ये तो देशी साहित्य है। तो जय गोंदार की कलिंगतु पर्णी, रोमिल कलार की पेरिच पुराण, बुद्ध मित्र की बीरे सोलियम, बीरे सोलियम, और महावंश से लंका विजय की जानकारी। अब विदेशी साहित्यिक स्रोत, विदेशी साहित्यिक स्रोत एक ही है। कोई बता सकता है कि कौन आया था इनके समय में विदेश से? अब एक सरल सा क्वेश्चन,
किससे पूछा जाए? कविता मैडम से पूछ लेते। कविता मैडम पहले ही समझ गए थे कि मेरा ही नंबर है। अब ये सीयू की किसकी रचना? नमस्ते। आप कविता कब से बन गए? हाँ? नहीं बने? हाँ, आप बताओ। किसकी? वैनसॉन्ग की। मेरे ख्याल से प्रिया मैडम कुछ समाधान कर सकती है। सर उन्हीं की है वैनसॉन्ग की रचना सीयू की। मैंने तो सोचा था कि ये जीवनी है, वैनसॉन्ग की जीवनी है, और जीवनी कोई और लिखता है। उसके मित्र ने लिखी थी। हाँ, उनके मित्र ने लिखी है, विली ने लिखी है ना। ये उससे संबंधित है, उसका यात्रा विवरण है जो लेकिन उसने तो नहीं लिखा है। जो सीयू की जो है वो विली ने लिखी है। क्या? सीयू की विली ने लिखी है। ये वैनसॉन्ग का मित्र है, वैनसॉन्ग का मित्र था। ठीक, इसी प्रकार फोको की ये किसकी रचना? फायान की। गुड, बहुत शानदार। किसकी है ये? फायान की। लेकिन ये आत्मकथा है, उसने खुद नहीं लिखा है, उसने खुद नहीं लिखा है। और एक है चू कान चुन, ये बड़ी अच्छी है और ये इसी समय की है। तो कौन भारत में आया था? चाउ जी कुआ। चाउ जी कुआ, चाउ जी कुआ ये आया था चोल साम्राज्य में, चाउ जी कुआ। और इनकी रचना है चू फान चुन। चू फान चुन। और इससे चोलों की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। चोलों की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। चाउ जी कुआ चाइनीज यात्री चोलों के शासनकाल में भारत आया था और इसकी रचना जो है चू फान चुन, और इसमें चोलों की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। क्लियर यहां तक? ये क्या पढ़ा अपन ने? चोलों की जानकारी के स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में दो प्रकार के पढ़े अपन ने, अभिलेखीय साक्ष्य और मुद्रा। और साहित्यिक स्रोत में देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। अब हम चोलों के बारे में भी पढ़ते हैं, राजनीतिक इतिहास पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसकी स्थापना किसने की थी ये तो बता दिया। 850 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? विजयालय। कहां पर है ये? चोल मंडलम। चोल मंडलम कावेरी और तुंगभद्रा नदियों के बीच में, पेन्नार भी जिसे बोलते हैं, पेन्नार तुंगभद्रा, वो कावेरी नदियों के बीच में। अब राजनीतिक इतिहास पढ़ लेते हैं। चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजयालय। विजयालय चोल किसके सामंत थे? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों के सामंत। अंतिम पल्लव शासक कौन था? कर्क नहीं, अपराजित। अपराजित वर्मन। कर्क कृत्य तो राष्ट्रकूट वाला था, अपराजित वर्मन। तो लिखेंगे अपराजित वर्मन को परास्त कर पल्लव वंश की स्थापना हुई थी। पल्लव वंश की स्थापना हुई थी। तो ये है 850 ईस्वी से लगभग
807 ईस्वी तक, 887 ईस्वी तक, 887 ईस्वी तक पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों के सामंत स्वतंत्रता की घोषणा, मतलब प्रथम स्वतंत्र शासक है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र अभी ये नहीं है। वास्तविक संस्थापक हम किसी और को पढ़ेंगे। क्या उपाधि थी इनकी और राजधानी कहां थी इनकी, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो इनकी राजधानी थी तंजौर या तंजावुर को राजधानी बनाया व नर केसरी, ये क्वेश्चन पूछा गया, नर केसरी की उपाधि धारण की। ये इतनी बात तो एकदम कंठस्थ। पल्लवों के सामंत थे। विजयालय ने 850 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और उस समय पल्लव शासक कौन था, अपराजित वर्मा। और तंजौर को या तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। पहले भी संगम काल में भी यही राजधानी थी इनकी, तंजौर या तंजावुर थी। और नर केसरी की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन बनता है, नर केसरी की उपाधि किसकी थी। तो उसके बाद दूसरा शासक, विजयालय के बाद में दूसरे शासक के रूप में हम पढ़ेंगे आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम, ये भी उतना कोई बड़ा शासक नहीं है। आदित्य प्रथम 887 ईस्वी से आगे 907 तक, 907 तक चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया। पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया और पल्लवों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये भी, लेकिन फिर भी उपाधि के रूप में हम इसे याद करेंगे। चोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में कोदंडराम की उपाधि धारण, राजकेसरी भी इसकी उपाधि थी। राजकेसरी दो उपाधि है इसकी, कोदंडराम और राजकेसरी। राजकेसरी। अब प्रथम चरण में महत्वपूर्ण शासक ये है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम। देखो, जो बाद वाला जो चोल साम्राज्य है ये भी दो चरणों में, एक परांतक प्रथम तक, इसके बाद में इसका पतन शुरू हो जाएगा और फिर राजराज चोल से पुनः इसकी उत्पत्ति होगी, वो द्वितीय चरण कहलाता है। तो हम बात करते हैं परांतक प्रथम 907 ईस्वी से 953 ईस्वी। 907 से 953 ईस्वी तक ये सबसे महत्वपूर्ण शासक, और ये है 887 से 907 ईस्वी। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं। इसने स्वतंत्रता की घोषणा की, इसमें पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और ये इसने साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। परांतक प्रथम मदुरा के पांड्य राज्य को हराकर मदुरै कौंड की उपाधि धारण की। मदुरा अलग है, मथुरा अलग है ना। मदुरा के
पांडे राज को पराजित कर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। यह क्वेश्चन बन जाता है उपाधियों को लेकर। तो नर केसरी किसकी उपाधि? विजयालय की। राज केसरी या कोदंडराम आदित्य प्रथम की। और परांतक प्रथम की कौन सी उपाधि? मदुरै कोंड। मदुरै कोंड। एक है वेल्लूर का युद्ध 915। वेल्लूर का युद्ध, यह भी महत्वपूर्ण है। वेल्लूर का युद्ध 915 ईस्वी में। वेल्लोर अलग होगा, वेल्लूर अलग होगा, ठीक है। वेल्लोर का युद्ध बाद में पढ़ेंगे अंग्रेजों के समय में। अभी हम वेल्लूर का युद्ध पढ़ रहे हैं 915 का। हम इसकी बात करें पांडे की। पांडे मतलब और दक्षिण में अपन ने चोल साम्राज्य संगम काल पढ़ा था। तो पांडे कहाँ थे? एकदम केरल, एकदम नीचे में, दक्षिण में। और इनके संबंध किससे थे? श्रीलंका से। श्रीलंका से थे। अब पता चला कि यहाँ तो मदुरा का पांडे राज्य तो हार गए। तो अब इन्होंने क्या किया? एक संघ बनाया। किसके साथ में? श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका की सेना और पांड्य राज्य की संयुक्त सेना ने किसके ऊपर आक्रमण किया? परांतक प्रथम के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? उन दोनों की संयुक्त सेना को भी पराजित किया था। वो कौन सी उपाधि धारण की? मदुरै कोंड। लिखेंगे यहां पर 915 ईस्वी में परांतक ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेना को पराजित किया। अब हम पढ़ेंगे 949 ईस्वी। तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध 915 वेल्लूर का युद्ध। इसमें जो परांतक प्रथम है, इसने पांड्य राज्य और श्रीलंका की संयुक्त सेना को पराजित किया। अब तक्कोलम का युद्ध किसके समय में हुआ था? चोल शासक परांतक प्रथम के समय में। अब उस समय दक्षिण भारत में एक और प्रमुख शासक थे और वह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने बुरी तरह पराजित किया। बुरी तरह पराजित किया। यहां किसकी पराजय हुई? परांतक प्रथम की पराजय हुई। और फिर चोल साम्राज्य एक बार कैसा हो गया? डगमग गया। अब जैसे पहली स्थिति में थे वैसे ही पहुंच गया, सीमित हो गया। याद रहेगा, विस्तार हुआ इनका 915 के वेल्लूर के युद्ध में और परांतक प्रथम अपने समय का एक श्रेष्ठ शासक बन गया। लेकिन उसका पतन कैसे हुआ? तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में। और किसने पराजित किया? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय द्वारा। अब हम बात करेंगे दूसरे। अब इसके बाद में परांतक द्वितीय, ऐसे 2-3 शासक और होंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चोलों के पतन का काल था। लेकिन एक महत्वपूर्ण शासक यहां पर आएगा और वो है राज प्रथम। राज प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण शासक।
चोलों को इसी के कारण जाना जाता है, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, ये 2-3 राजाओं के कारण ही जाना जाता है। और इसका शासनकाल है 985 से 1014 ईस्वी तक। 985 से 1014 ईस्वी तक चोलों की महानता का युग कहा जाता है इसे। चोलों की महानता का युग। राजराज प्रथम ने चालुक्य, पांडे तथा मैसूर की गंग राजाओं को पराजित किया। मैसूर की गंग राजाओं को पराजित किया। गंग राजा कल भी पढ़ा था अपन ने। मैसूर के गंग राजाओं को पराजित किया। श्रीलंका के शासक, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यहाँ पर, श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया। वह उत्तरी लंका पर अधिकार किया। उत्तरी लंका पर अधिकार कर लिया। ये क्वेश्चन बनता है, श्रीलंका पर अधिकार किसने किया? और हम क्या लिख देंगे, राजराज प्रथम, और गलत भी हो जाएगा हमारा। इन्होंने पूरी लंका पर अधिकार किया क्या? नहीं, काय के ऊपर किया था? सिर्फ उत्तरी लंका पर। और उस समय लंका का शासक कौन था? महेंद्र पंचम। महेंद्र पंचम अपने राज्य का एक भाग बना लिया इसे। जैसे प्रांत को क्या कहते थे? मंडल। तो एक प्रांत बना लिया इसे। अब श्रीलंका की राजधानी क्या थी? नहीं, अनुराधापुर। अनुराधापुर कल भी पढ़ा था ना अपन ने। श्रीलंका की राजधानी क्या थी उस समय? अनुराधापुर। तो लिखेंगे यहाँ पे, राजराज ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके, उत्तरी भाग पर अधिकार करके चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया जिसे मुंडी चोल मंडलम, मुंडी चोल मंडलम नाम दिया। और राजधानी परिवर्तन किया इसका। राजधानी अनुराधापुर से, अनुराधापुर से एक नई राजधानी बनाया और उसका नाम था जयनाथ मंडलम। नई राजधानी जयनाथ मंडलम। जयनाथ मंडलम ये राजधानी। आज भी श्रीलंका में तमिल जनसंख्या बहुत ज्यादा है और तमिल और श्रीलंका के निवासियों के बीच में विवाद होते रहते हैं। और इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने शांति सेना भेजी थी। शांति सेना भेजी थी और वहां पर एक उग्रवादी संगठन था लिट्टे, लिट्टे है श्रीलंका में।
और उसी के कारण जो है जो राजीव गांधी जी की हत्या हुई। तो ये वही वाला विवाद है, क्योंकि आज भी श्रीलंका में तमिल जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तमिलों का शासन था वहां पर। ठीक, तो क्या श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया, उत्तरी लंका पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया, और उस प्रांत का नाम क्या रखा, मुंडी चोल मंडलम। मुंडी चोल मंडलम नाम दिया, और उसकी राजधानी अनुराधापुर से क्या कर दिया, जयनाथ मंडलम। जयनाथ मंडलम। अब इसके अलावा ये सिर्फ राजनीतिक रूप से प्रसिद्ध नहीं है, इसके द्वारा एक मंदिर बनाया गया है जो बड़ा फेमस है, राजराज प्रथम द्वारा, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। लिखेंगे, उसने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर बनाया। काय के लिए प्रसिद्ध है, कौन से ईश्वर का, ये शिव मंदिर है, पहले ही बताया मैंने, शिव मंदिर। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, शिव मंदिर बनाया। श्रीलंका की विजय स्मृति में, श्रीलंका की विजय स्मृति में विजय स्तंभ बनाया, विजय स्तंभ बनाया। एक और काम किया था, एक दूत मंडल चीन भेजा गया था। चाइना से तो लोग हमारे यहाँ आते ही थे, लेकिन ये पहला व्यक्ति जिसने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था। क्लियर हो गया? बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। अब हम दूसरे महान शासक की बात करेंगे, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन इसका। 1014 से 1044 ईस्वी। एक तो साम्राज्यवादी शासक, योग्य शासक, योग्य शासक। साम्राज्यवादी मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना, इनके प्रकार किसी भी तरीके से। उसके पिताजी ने कहां विजय प्राप्त की थी? नहीं तो गुड, उत्तरी लंका पर विजय प्राप्त की थी, है ना। और इसने क्या किया? श्रीलंका का शासक कौन था उस समय? महेंद्र पंचम। तो इसने लंका पर आक्रमण किया, महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया, पूरी लंका पर अधिकार किया और बंदी बनाकर उसे 8-10 वर्ष तक भारत में ही रखा, और वही उसकी डेथ हो गई। क्लियर हो गया? पूर्ण रूप से लंका पर अधिकार किसने किया? राजेंद्र प्रथम। लिखेंगे 1917 में राजेंद्र प्रथम ने, सॉरी 1017, गलती तो किसी से भी हो जाती है। 1017 ईस्वी में संपूर्ण लंका को विजित किया। वहां के शासक महिंद्र या महेंद्र, दोनों एक ही बात है, ठीक है। पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहां 12 वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई।
राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर स्थित द्वीपों पर अधिकार किया। हाँ, अरब सागर स्थित द्वीपों पर अधिकार किया। अरब सागर स्थित द्वीपों पर अधिकार किया। बंगाल के पाल शासक, ये महत्वपूर्ण अभियान था उसका। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। और गंगे कोंड चोल, गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की। गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की। वह नई राजधानी गंगे कोंड चोलपुरा की स्थापना की। अब कैसे की? अब इसके बारे में ऐसे दंत कथाएं हैं, कहानियां हैं कि जो उसने उत्तरी भारत की गंगा घाटी के आसपास जो राजा थे, जैसे महिपाल को और अन्य राजाओं को पराजित किया, और वहां के राजाओं के सिर पर घड़े रहे, भरे वाले। काय से भरे थे? पानी से। मतलब मुद्रा भांड नहीं थे ये, मुद्रा भांड नहीं थे, पानी से। और कहाँ का पानी? गंगा नदी का पानी। वो मटकों से जो है वो पानी कहाँ लेके आया? वो अपने यहाँ लेके आया, चोल मंडलम लेके आया, और वहां पर गंगे कोंड चोलपुरम अपनी राजधानी की स्थापना की थी। बड़े महत्वपूर्ण शासक थे। कौन? राजेंद्र प्रथम। दक्षिण भारत लेके आया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन लाया था? राजेंद्र प्रथम। कौन सी उपाधि? गंगे कोंड चोल की उपाधि। और राजधानी कौन सी बनाई इसने? गंगे कोंड चोलपुरम। एक तालाब बनाया कावेरी नदी के तट पर। कावेरी नदी के तट पर चोल गंगम नामक विशाल तालाब बनाया, और वो पानी डाला, फिर वहां पे गंगा नदी से लाया। अब उत्तर कंप्लीट हो गया। बहुत बड़े जहाजी बेड़े का निर्माण किया। बहुत बड़े जहाजी बेड़े का निर्माण किया। पंडित चोल की उपाधि धारण की। यह इसे पंडित चोल भी कहा जाता है। पंडित चोल भी कहा जाता है, इसे पंडित चोल भी कहते हैं। क्लियर हो गया? राजेंद्र प्रथम। अब इसके बाद में अब ऐसे ही छोटे छोटे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। उतना महत्वपूर्ण उल्लेख नहीं मिलेगा, फिर भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। राजा धीराज प्रथम। राजा धीराज प्रथम। राजेंद्र प्रथम का समझ में आ गया? कहाँ विजय प्राप्त की इसने? श्रीलंका को विजय प्राप्त की, पूरे भारत में, पूरे श्रीलंका को भारत में मिला लिया। और दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या? गंगा के आसपास के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, महिपाल पे विजय प्राप्त की। वहां के शासकों से घड़े जो है वो सिर पे उठवाए थे उसने,
और दक्षिण भारत लेके आया था। कावेरी नदी के तट पर एक तालाब बनाया था, चोल गंगा, चोल गंगा। अब हम बात कर रहे हैं राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी। विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। अश्वमेघ यज्ञ कराया, अश्वमेघ यज्ञ कराया। चालुक्य नरेश, चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ हुए, चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम, कोप्पम युद्ध। कौन सा युद्ध? कोप्पम युद्ध। ये याद रखना है, कल्याणी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य नरेश सोमेश्वर बड़ा परेशान करेगा, 2-3 चोल शासकों को परेशान करेगा। सोमेश्वर, चालुक्य नरेश सोमेश्वर। क्या? चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया, राजाधिराज मारा गया। तो 2 बातें पढ़ी अपन ने। विजय राजेंद्र इसकी उपाधि थी, अश्वमेघ यज्ञ किया था, और चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ में एक युद्ध हुआ, कोप्पम का युद्ध, और इसमें ये मारा गया। अब हम पढ़ेंगे राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय। कौन होगा ये राजेंद्र द्वितीय? नहीं, उसका भाई था, वो मारा गया था युद्ध में, तो उसके स्थान पर उसके भाई को वहां का शासक बनाया गया। लिखेंगे, यह राजाधिराज का अनुज था, राजाधिराज का अनुज था। राजाधिराज की हत्या के बाद यह शासक बना था। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं। इसका भी चालुक्य नरेश सोमेश्वर से संघर्ष होता रहा। अब हम पढ़ेंगे वीर राजेंद्र, यह महत्वपूर्ण प्रश्न। वीर राजेंद्र, वीर राजेंद्र, और इसका प्रतिद्वंदी शासक कौन? सोमेश्वर। किस वंश का शासक था सोमेश्वर? कल्याणी के चालुक्य वंश का। लेकिन अब देखो, वो उनके पहले से था। राजेंद्र राजाधिराज प्रथम के समय में भी था, राजेंद्र द्वितीय के समय में भी था, अब इसके समय में भी रहेगा, तो कितना जवान हो गया होगा। अब आप समझ सकते हो, गंजा तो हो ही गया होगा, है ना। तो कल परसों एक बड़ी अच्छी कहावत पढ़ी थी मैंने, एक अच्छा चुटकुला था कि ईश्वर जो है बड़ा चालाक है। यदि किसी को बहुत सुंदर बना देता है तो उसे गंजा करना नहीं भूलता। मतलब कहीं ना कहीं किसी को कुछ अच्छी उपलब्धि, अच्छा कुछ देता है तो कुछ कमी भी दे देता है। तो किसी को यदि बहुत सुंदर बना दे तो उसको गंजा करना नहीं भूलता। तो बड़ा अच्छा दिया था उसमें। तो हम वीर राजेंद्र के समय की बात कर रहे हैं और इनका शासनकाल है 1064 से 1070 ईस्वी तक। 1064 से 1070 ईस्वी तक। अब ये यंग था और सोमेश्वर बुजुर्ग था। और बुजुर्ग लोगों को क्या रहती है? बीमारियां रहती है।
असाध्य बीमारी रहती, असाध्य मतलब जिसका कोई इलाज न। अब ये ललकार रहा है सोमेश्वर को, दम है तो आजा, दम है तो आजा। अब वो आया नहीं। जब क्या है, जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो एक आदमी जब खूब चिल्लाता है, दूसरा आदमी चुप रहता है। जब तक वो चुप रहता है तब तक ही चिल्लाता है, और जब वो बोलना शुरू कर देता है तो फिर ये चुप हो जाता है। अब यहाँ क्या हुआ, इसने चिल्लाया, उसने कुछ बोला नहीं, फिर चिल्लाया। अब बेचारा वो बीमार आदमी, वो इलाज कर रहा है, ये जा ही नहीं पा रहा युद्ध में। तो इतना शर्मिंदा हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने एक नदी में, तुंगभद्रा नदी के तट पर, उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। सोमेश्वर प्रथम। बड़ा, जब हम कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे तब उसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसने डूबकर आत्महत्या कर ली थी, तो वो है सोमेश्वर प्रथम। लिखेंगे इसे अच्छे से। चालुक्य नरेश सोमेश्वर को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु असाध्य रोग के कारण युद्ध क्षेत्र में उपस्थित नहीं हो सका, जिस कारण यह रोग अपमान व रोग से ग्रस्त या त्रस्त, विजय त्रस्त, ग्रस्त तो पहले से था, लेकिन अब क्या हो गया, त्रस्त। रोग से त्रस्त होकर उसने तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर ली। तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर ली। और इस खुशी में अब वीर राजेंद्र खुश हो गया, पीढ़ियों का जो दुश्मन है वो खत्म हो गया। तो वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा के तट पर विजय स्तंभ बनवाया व राजकेसरी की उपाधि धारण की। विजयालय नरकेसरी, और इसने कौन सी उपाधि धारण की, वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। इसके बाद एक शासक पढ़ेंगे हम, विक्रम चोल। त्याग समुद्र की उपाधि धारण की। त्याग समुद्र की उपाधि धारण की। और अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय, और इनका शासनकाल है 1250 से 1279। 1250 से 1279, 79। चोल वंश का अंतिम शासक। तो ये हमने चोलों का राजनीतिक इतिहास पढ़ा। कल के वीडियो में हम चोल प्रशासन पढ़ेंगे, बड़ा सरल है। साम्राज्य को क्या बोलते थे, इसे प्रांत को मंडल। मंडल जो है वो काय में विभक्त था, वलनाडु काय में विभक्त होगा, नाडु काय में कुर्रम, और कुर्रम काय में कोट्टम मतलब छोटा गांव। तो इस तरीके से मंडल या मंडलम, वलनाडु, नाडु, कुर्रम
और कुट। राजनीतिक व्यवस्था को भी हम, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिति सब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।